हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालिनी क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है, आशा है आपसे कि आप बढ़िया हैं। सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आगे आज की क्लास में, जहाँ पर हम सामाजिक अध्ययन की क्लास कर रहे हैं। 50 नंबर का यह पेपर है, काफ़ी बढ़िया है, अद्भुत है। अद्भुत है क्योंकि हम स्टोरी के फॉर्म में पढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चन को करते हैं। अभी हम यहाँ पर जब क्लास करेंगे तो जो नया टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपके हर्षवर्धन के काल और पुष्यभूति वंश का इतिहास और शासक, ऐसी बातें। तो इनके बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आपके जो भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्या चीज़ें होंगी, वो मैं आपको क्लास में बताती चलती हूँ। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज है सोशल साइंस की क्लास, जहाँ पर हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन का काल, पुष्यभूति वंश का इतिहास और शासक। इनके क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा रखे हैं और मैंने उस दिन आपको बोला था कि क्लासेस बाई शालिनी पे इनके क्वेश्चन हुए हैं, जो कि मैंने नहीं पढ़ाए थे, एडवांस में करवाए। उसका एक आइडिया आपको है भी, और आज मैं थ्योरी के फॉर्म में उसको करा के कवर करवा दूंगी। तो क्वेश्चंस भी हो गया और थ्योरी भी हो गई, तो ये बढ़िया रहा कि आपका टॉपिक पहले से कवर होगा। और ऐसे ही डिस्कस करते हुए सारे टॉपिक को हम आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर देखते हैं क्या चीज़ें हैं जिनमें हमें डिस्कस करना है। आइए जानते हैं कि आखिर ये है क्या, इनके बारे में क्या चीज़ें हैं। तो ये कहा जाता है कि पुष्यभूति वंश कहिए या वर्धन राजवंश कहिए, दोनों एक ही है। ठीक है, एक के दो नाम है। चाहे तो आप पुष्यभूति वंश कहिए या वर्धन राजवंश की स्थापना 6ठी शताब्दी में की, यानी कि 6th सेंचुरी की बात हो रही है। गुप्त वंश का जब वही पतन हुआ था उसके बाद की बात है। तो हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ पर? अंबाला में, हरियाणा में। इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति को माना जाता है। तो ये आपको एक MCQ क्वेश्चन बनता है कि इस वंश के संस्थापक कौन है। तो पुष्यभूति वंश को माना जाता है, जो कि शिव का उपासक है, मतलब शिव की पूजा, भगवान शिव की पूजा करते थे, उनके परम भक्त थे। और इस वंश में 3 राजा हुए। ये जो हर्षवर्धन का जो काल ये सब रहा है, खिलाए है ना, 3 हुए, प्रभाकर वर्धन और उनके 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसीलिए हर्षवर्धन काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुए हैं। ये प्रभाकर वर्धन और उसके 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के, मतलब इसमें ये भी 3 लोग थे। जो कहते हैं लिस्ट का मतलब ये है कि जो शासक की लिस्ट बनती है उसमें इनका नाम काफ़ी बढ़िया रहा है। आगे बढ़िए, इनके बारे में कहते हैं कि इसकी राजधानी कन्नौज थी। पुष्यभूति वंश के बारे में डिटेल में है, तथ्य है, फैक्ट वाइज है, वन लाइनर टाइप को मैंने लिया है ताकि आप जान सकें कि क्या थी। तो पुष्यभूत राजवंश के बारे में है कि इसकी राजधानी क्या थी? कन्नौज थी, जो कि आपको MCQ क्वेश्चन बन सकता है। इन वंश का जो शासनकाल था वो 647 ईसा पूर्व था। ये भी आपको MCQ बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। यह वंश हूणों के साथ हुए संघर्ष के कारण बहुत प्रसिद्ध हो। इनकी भी लड़ाई हूणों के साथ हुई थी, क्योंकि जब हूण आए थे और हूण मतलब बढ़ रहे थे तभी ये भी आए हुए, तब इनकी लड़ाई काफ़ी हुई थी, तो बहुत फेमस भी हुई थी। यह साम्राज्य पूर्व में, इसे पहले कहते हैं कामरूप, वर्तमान जो असम है उस एरिया से दक्षिण में नर्मदा तक फैले, मतलब उस एरिया से लेकर असम से लेकर दक्षिण एरिया तक काफ़ी ये पूरा अच्छे तरीके से पूरा फैले हुए थे। इनका पूरा साम्राज्य वहाँ पर था। कह सकते हैं कि संभवतः प्रभाकर वर्धन इस वंश का चौथा शासक था। जो 4th पीढ़ी आई वो प्रभाकर वर्धन की आई, और इसके विषय में हर्ष चरित्र से हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। बाणभट्ट की है हर्ष चरित्र, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हर्ष बाणभट्ट की रचना है, उसमें इनके बारे में बहुत डिटेल में दिया गया है, जहाँ से हम पढ़ते हैं हर चीज़ को जानते हैं। प्रभाकर वर्धन 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, एक पुत्री राजश्री का पिता था। पुत्री राजश्री का विवाह प्रभाकर वर्धन के मौखिर वंश के गृहवर्मन से कर दिया था। मतलब अपनी बेटी की शादी उन्होंने कर दी थी दूसरी जगह। अब करेंगे, जाहिर सी बात है। तो प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु हो गई, जब पिता की मृत्यु हो गई, तो राजवर्धन सिंहासन पर आरूढ़ हुए, मतलब बैठे। पर शीघ्र ही मालवा के खिलाफ अभियान के लिए जाना, लेकिन मालवा से लड़ाई होने लगी दूसरी जगह पर, तो वहाँ पर चले गए। तो भारत का अधिकांश उत्तरी और पश्चिम वाला जो भाग था वो राज्य जो था वो समय हर्ष के साम्राज्य के अंतर्गत आता था, क्योंकि राज्य बड़ा हो गया था, बाउंड्रीज बड़ी हो गई थी, तो अलग अलग छोटे छोटे कस्बे प्रांत सब उसमें आ जा करते थे। अभियान की सफलता के उपरांत लौटते हुए मार्ग में ही गोंडा वंश के शासक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। जो हर्ष का भाई था बड़ा वाला, उसके जो है गोंड वंश ने शासक ने, मतलब रास्ते में लौट रहा था और उसको जो है हत्या कर दी थी जान करके, मतलब जो घात कर दिया था। इसके बाद हर्षवर्धन राजा बन गया। अब जब भाई मर गया, पिता भी मर गया, तो बारी किसकी आई? हर्षवर्धन की आई।
फिर हर्षवर्धन को गद्दी पे बैठाया गया और शशांक की मृत्यु के बाद ही राजा का पर्याप्त विस्तार कर सका। फिर अपने मतलब जो भी राजपाट था फिर अपना चला, जब भाई की मृत्यु हो गई, पिता की भी हो गई, तो कोई तो चलाएगा राजपाट को। हर्षवर्धन में काफ़ी शक्तिशाली था, अच्छा था, तो वो बैठा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सबसे प्रतापी तथा अंतिम राजा जो इस वंश के कहलाए वो हर्षवर्धन हुए हैं, जिसके शासनकाल में यह वंश जो है चरम उच्च तक पहुंचा। यानी कि जब ये पूरे हर्षवर्धन की बात, जो ये राजवंश की बात आ रही है, सारे पिता भी थे, पुत्र भी थे, पुष्यभूत जो संस्थापक थे वो भी थे, लेकिन कहिए कि फेमस कोई करवाया, काफ़ी कुछ चलाया, बड़ा किया, विशाल किया, तो वो हर्षवर्धन। इसीलिए हर्षवर्धन जो सबसे छोटे थे उनमें ऐसी काबिलियत थी जिसकी वजह से ये वंश भी काफ़ी फेमस हुआ और ये खुद भी बहुत ही फेमस हुए थे। इतनी बातें मैंने आपको इसके बारे में बताई, मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए कुछ शासकों का नाम जानते हैं। ये वर्धन वंश के शासकों का नाम, ठीक है। तो पुष्यभूति ध्यान रखना, नरवर्धन भी थे जो 500 से लेके 525 ईसा पूर्व तक रहे हैं। उसके बाद राज्यवर्धन है 525 से लेके 555 तक। फिर आदित्य वर्धन रहे हैं, फिर प्रभाकर वर्धन रहे हैं, फिर राज्यवर्धन, फिर हर्षवर्धन। तो ये देखिए ये इनका ये यहाँ से काल है, लेकिन और लोग उतना फेमस नहीं जितना ये सब लोग हुए थे। तो सबके अपने टाइम डिकेड है, कौन सा कब से लेके कब तक रहा और क्या क्या चीज़ें किया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सिंपल तरीके, जिन्हें नहीं आ रही है आप यह वीडियो 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ शासकों के नाम की लिस्ट ज़रूर प्रिपेयर करिए, क्योंकि एक आता है प्रश्न तो आ सकता है। आगे बढ़िए, चलते हैं, देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में। अब हमें जानना है पूरी सब कुछ, सारी बातें एक साइड। अब हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा उनकी चीज़ों को जानते हैं। हर्षवर्धन का काल जो रहा है वो 606 ईस्वी से लेके 647 है। तो ये जब दोस्तों सीधी सी बात है, ये तारीखें मत भूलिएगा। आप तारीख अपने बर्थडे की भले भूल जाइएगा, लेकिन इनकी मत भूलिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनता है। तो आपकी जो है वो आपके घर वाले याद दिला देंगे कि आज तुम्हारा बर्थडे है। तो हर्षवर्धन काल जो रहा है वो 606 से लेके 647 तक रहा है, इसको नहीं भूलना। हर्षवर्धन पुष्यभूत राजवंश से संबंध रखता था, जी हाँ, जिसकी स्थापना नरवर्धन ने 5वीं और 6वीं शताब्दी में आरंभ की थी। जो कि यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ऐसे मैं आपको दिए यहाँ पे, मैं जानबूझ के मैं चाहती तो करेक्ट कर सकती, लेकिन नहीं लिया, क्योंकि आप देखोगे तो आपको बहुत जगह सेम चीज़ें मिलेंगी, तो कंफ्यूज ना होना। तो सही आंसर पुष्यभूत ही है। फिर उसके बाद मतलब वही 5वीं और 6वीं शताब्दी का टाइम ड्यूरेशन तब हुआ था। ये केवल थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के पिता के अधीन रहे थे, ठीक है। पुष्यभूत समृद्ध राजवंश था और इसने अपने महाराजा धीराज के खिताब भी जीते थे। जो खिताब वगैरह थे इनको भी मिले हुए थे, ये भी उसकी उपाधि को ग्रहण किए हुए थे। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से लेकर 16 वर्ष की आयु में सिंहासन पर उत्तराधिकारी बन गए थे। जब 16 साल के तभी वो राजा बन गए थे, उनको उत्तराधिकार वगैरह से, क्योंकि भाई की मृत्यु हो गई, पिता की भी मृत्यु हो गई। ये 16 साल के जब थे तभी इनको राजा बना दिया गया था, जब उसके भाई की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद फिर कह सकते हैं कि हर्ष को जो है स्कालो लट्टारपनाथ के रूप में भी, जहाँ देखो बहुत टफ नाम है फिलहाल के लिए, इनका नाम मत याद करना, नहीं तो भूल जाओगे अपना आप लोग, ठीक है। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आएगा नहीं, लेकिन है, ध्यान रखो। कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसे दे देती हूँ कि बस देख लो कि हाँ उस शब्द पे निगाह गई रहे, कि हाँ अगर ठीक है, कुछ क्लियर रहे। सिंहासन में बैठने के बाद क्या हुआ था, इनकी बहन राष्ट्री को बचाया और एक असफल प्रयास के साथ सिंहासन शशांक की तरफ बढ़ा। और दूसरे अभियान में शशांक की मौत के बाद उन्होंने मगध और शशांक के साम्राज्य पर इनकी बहन को भी, के हस्बैंड को भी मार दिया गया था, ठीक है। तो उधर भी इनको जाना पड़ा था, बहुत कुछ कहानियाँ होती हैं। उसके बाद फिर कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी। कहाँ पर कर ली थी? कन्नौज पर। एक बड़ी सेना के साथ हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य को पंजाब से उत्तरी उड़ीसा और हिमालय से नर्मदा नदी तक विस्तारित करके इतना ज़्यादा व्यापक और विशाल फैला लिया हुआ था, जिसे उसने नर्मदा से आगे भी अपने साम्राज्य की विस्तारित करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं है। क्योंकि हर राजा चाहता है कि ना मेरा साम्राज्य बड़ा रहे, जैसे हर लोग की एक डिमांड होती है वैसे ही। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसे बदामी के चालुका, ये बताऊंगी आगे चल के, अगले चैप्टर में इनके बारे में है। तो राजा पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हार का सामना करना पड़ा था और 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की फिर मृत्यु हो गई। और ये साम्राज्य भी एक राजा की, एक अच्छे राजा की मृत्यु होने के बाद वहीं जस का तस मतलब खत्म हो गया, क्योंकि कोई चलाने वाला उतना बढ़िया शासक आया ही नहीं जो इसको प्रॉपर तरीके से चला ले जाए और काम आसानी से आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आइए कुछ और बातें हैं जो इनके बारे में जानते हैं। देखिए मेरा मोटो ये है कि मैं फटाफट आपको 1 बाय 1 करके जल्दी से हर चीज़ को बताऊँ, वरना कोर्स बड़ा है, कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि किताबें बड़ी मोटी मोटी हैं।
देखिए पहला पॉइंट क्या कि 606 ईस्वी ईसा पूर्व में हर्षवर्धन थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। कहाँ पर? थानेश्वर का। टाइम क्या था? 606। भूलेंगे तो आप अपने लिए मुसीबत मोल लोगे, क्योंकि मैं बता रही MCQ आएगा, ध्यान रखना। हर्षवर्धन के बारे में जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, ये भी MCQ में आता है, वन लाइनर में आता है, अथलगुत्री में आता है। तो हर्ष चरित्र बाणभट्ट का है, हेन स्यांग की यात्रा का विवरण है, और स्वयं हर्ष की बहुत सारी रचनाएं हैं जिनमें हमें इनके बारे में काफ़ी डिटेल में हर एक बात पता चलती है। हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य था। अब देखिए वहाँ पर एक नाम कुछ और था, यहाँ पर कुछ और है, तो कई सारे नाम होते हैं इनके, जिसको जो पसंद आता है या ये जहाँ जीतते हैं उस उपाधि के कारण को नाम पड़ जाता है। हर्षवर्धन ने महायान बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन ने जैन को अपनाया था कि बौद्ध को अपनाया था, तो हर्षवर्धन ने बौद्ध को अपनाया था। अशोक ने भी बौद्ध को अपनाया था, चंद्रगुप्त ने जैन को अपनाया था। तो ये सब पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनेंगे। और हर्ष ने 641 में अपने दूत को चीन भेजा था। 643 646 में दोनों चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। यहाँ तक फैक्ट क्लियर हुआ? क्लास पसंद आई है तो चलिए फटाफट लाइक करिए, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी बजाना है। क्विक क्विक जल्दी से फटाफट लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से करिए, फिर आगे बढ़ते, तभी तो मज़ा आएगा हर चीज़ को पढ़ने का, समझने का। फटाफट क्विक, ईच एंड एवरीवन। जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। हर्ष ने फिर क्या किया कि 646 में कन्नौज और प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। भूलिएगा नहीं, वो स्थान क्या है? कन्नौज और प्रयाग। तो ये बन जाता है कि शासक ने कन्नौज और प्रयाग में 646 में धार्मिक सभा का आयोजन किया था, तो हर्ष ने किया था। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष को बलपूर्वक प्राप्त किए थे, मतलब जो प्रूफ वगैरह रहे थे वहाँ से ले आए थे। हर्षवर्धन शिव की पूजा करते थे, भोलेनाथ की पूजा करते थे। वह सैनिक अभियान पर निकलने से पूर्व जो है शिव की आराधना, पूजक वगैरह किया करते थे। हर्षवर्धन साहित्यकार भी थे और उन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा 3 ग्रंथों की रचना की। ये कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि हर्षवर्धन साहित्यकार की रचनाओं का नाम लिखे। तो प्रियदर्शिका एक ध्यान रखना होगा, रत्नावली 2, नागनंदा 3, और ये तीनों काफ़ी ज़्यादा ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। बाणभट्ट जो था वो हर्ष का दरबारी कवि था। उसने हर्षचरित, कादम्बरी और सुखनासोपदेश की कृतियाँ भी लिखी थी, जो कि अगर आप भूल रहे हैं ये पॉइंट तो आप गलती मत करना, मैं एकदम क्लियर कट में आपको हर एक बात बता रही हूँ। हर्षवर्धन की बहन राशि का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन से हुआ था। ठीक है, ग्रहवर्मन से हुआ था। इनके बारे में तो नहीं आ सकता है, लेकिन अगर आता है तो ध्यान रखिएगा। मालवा के शासक देवगुप्त और गौड़ शासक शशांक ने ग्रहवर्मन की हत्या करके कन्नौज पर अधिकार किया था। यही मैंने आपको पहले बताया कि जब वित्त हो गए तो ये वहाँ पर भी अपनी बहन की मदद करने के लिए गए हुए थे। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बना लिया था। फिर क्या किया कि जब ये सब कुछ देखा, जो मारा उनके मतलब उनको बहनोई कहते हैं ना, बहन के हस्बैंड को, ये पता नहीं क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देखने को मिली थी काफ़ी, नहीं जीजा कहते हैं, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ऐसा मतलब जो मारता गया उसको भी करते गए, कब्जा करते गए, फिर बाद में जाके जो है राजधानी भी बना लिए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या हुआ कि हर्षवर्धन को बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेखों में परम महेश्वर को भी कहा गया है। फिर अलग अलग जो अभिलेख वगैरह लिखे उसके हिसाब से इनको मतलब राज्यपाठ और जो चीज़ें सब कुछ दी गई और बताया गया, लिखा गया इनके बारे में अच्छी अच्छी बातें। तो फ्रेंड्स आज की भी क्लास होगी हमारी, काफ़ी छोटी क्लास होगी, तो ये हमारी 14 मिनट की लगभग क्लास हो रही है, हमने यहाँ पर किया है और इजी भी है। ऐसे सारे टॉपिक को डिस्कस करना है तो मुझे जितना भी चीज़ें आपको बतानी होंगी, तो ये भी टॉपिक आपका जो हर्षवर्धन के काल का है ये भी होता है ओवर, और ठाकुर की बुक से अगर आप पढ़ रहे हो ये आपका चैप्टर भी होता है ओवर। अब इनके आगे की जो चीज़ें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।